हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के जस्ट 9th एंड 10th चैनल पे। जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है इंडिया के टॉप क्लास, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। और इन टीचर्स के साथ जुड़ के आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी को 9th और 10th ग्रेड के सभी सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में आज हम रिवाइज करेंगे, 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज हम रिवाइज करेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी, इस पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप सभी से मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने इस 9 ईयर के कैरियर में मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 10th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई एग्जाम्स के साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवाई। इसके अलावा मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से अपने इस 9 ईयर के कैरियर में आप जैसे अभी तक 9000 स्टूडेंट्स के साथ एक वन टू वन रिलेशनशिप से, एक वन टू वन बॉन्डिंग से मैंने बना ली है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बेटा अगर आप लोगों को हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक के थ्रू जाके आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अवेलेबल फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेजेस सबको आप वन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे रेगुलर सेशंस के सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी से अनअकैडमी प्लस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है बच्चों। नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने आने वाला है, दिवाली की छुट्टियां चल रही है आप लोगों की, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा देखते देखते। इसके बाद बचेगा सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स हैं। तो अगर आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, तैयारी अपनी बेहतर बनानी है तो इंडिया के टॉप क्लास टीचर्स से जुड़ने का मौका आपके पास यही है कि आप जल्दी से फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप सभी जो आपके टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं उनके प्लस कोर्सेज के आप फटाफट से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त आप मेरा कोड, ये जो मेरा कोड है एसएस मैथ्स, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिले। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ से लेके 48 मंथ तक के अलग अलग सभी प्लान्स आपको दिखेंगे। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेलेक्ट करिए। देखो जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का वैसे प्लान लोगे आपको डिस्काउंट उतना ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लोगे आपको डिस्काउंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा उसमें। तो इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के प्लान को लें जिससे आपको डिस्काउंट भी मिले और फिर मेरा कोड और अप्लाई करें जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाए। तो जल्दी से बेटा फटाफट से तैयारी को बेहतर बनाने के लिए फटाफट से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद बेटा अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप बच्चों की अगर अभी तक तैयारी आप लोगों की अच्छी नहीं हुई है या आप लोग को अपने परफॉर्मेंस को और बेटर बनाना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के लिए और भी बेहतर ऑप्शंस दे रहा है। इस सब्सक्रिप्शन प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आप लोग को बताता हूं कि इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको पर्सनल मेंटरशिप, एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि आपको कोई भी कंसर्न है तो टीचर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ आप अपना कंसर्न को दूर कर सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कि आपके कोई भी डाउट आते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट है अगर आपका तो वो यहाँ पे आपका सॉल्व करवाया जाएगा लाइव
सॉल्व करवाया जाएगा। तो लाइव डाउट क्लासेस होंगी इसमें आप लोग के लिए। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स आप लोग की जनरेट होगी कि जिसमें आप लोग की कितनी आप लोगों ने कितनी क्लासेस अटेंड करी, आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, आपके टेस्ट में क्विज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या स्कोर हो रहा है। तो उस बेसिस पे आप लोग की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। एक वीकली रिपोर्ट आप लोग को सेंड करी जाएगी जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके कि हाँ हमारी तैयारियां कितनी अच्छी चल रही है, कि इसे और कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अपनी तैयारी को और देखो, इंप्रूवमेंट हमेशा लाइफ में हमेशा हर जगह आपको करना पड़ेगा। तो अपने इंप्रूवमेंट को करने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग आप लोग को एक वीकली रिपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, स्टडी प्लानर होगा। स्टडी प्लानर में आपको कंप्लीट 1 मंथ का पहले से स्टडी प्लान पता होगा कि इस मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स कब कब पढ़ाए जाने, किस किस टाइम पे पढ़ाए जाने, जिससे आप लोग अपनी अदर स्टडीज को भी परफेक्टली प्लान कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज है। इसके अलावा ये सब तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ही, इसके अलावा आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी आप सभी टॉप एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो प्लस कोर्सेज में, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, कि ये आप लोगों के लिए एकदम कंप्लीट पैकेज है। आप लोगों की अगर अभी तक तैयारी नहीं हुई है या तैयारी अब हो रही है और साथ में उसको इंप्रूव करना है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं तो इसमें भी आपके पास वही सेम 1 मंथ से लेके 48 मंथ तक के अलग अलग प्लान है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो इसमें भी आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लोगे उतना ही आपको कॉस्ट में उतना ही आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस को सब्सक्राइब करना है तो प्लस को सब्सक्राइब कर लो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आपको अच्छा लगता है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन जल्दी से कर लीजिए क्योंकि तैयारियां अब हमको स्टार्ट कर देनी है बिल्कुल जोरों शोरों पे। ठीक है बच्चों, तो ये तो इन चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, कि आज हम बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट करने से पहले जरा सा हम ये इंट्रोडक्शन ले लें कि आखिर एपी होती क्या है, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आखिर मतलब क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है नंबर्स का, जिसमें जो आगे वाला नंबर है, नेक्स्ट नंबर, वो हमेशा कैसे निकलता है, पहले उससे जस्ट पहले वाले नंबर में एक पर्टिकुलर टर्म, एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करके। जैसे यहां पे अगर हम इसके जनरल टर्म की बात करें तो जैसे फर्स्ट टर्म सपोज ए है, तो इसमें अगर हमने डी ऐड किया तो a प्लस डी हो गया। इस a प्लस डी में फिर से आपने d ऐड किया तो ये a प्लस 2d हो गया। इसमें आपने फिर से d ऐड किया तो ये a प्लस 3d हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये टर्म्स आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का एक सीक्वेंस बनाना, ये आपका क्या कहलाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमेशा फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, हम हमेशा फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस होता है d, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कॉमन डिफरेंस देखो हमेशा फिक्स्ड होता है, कि जो नंबर आप ऐड करके निकाल रहे हो ना वो हमेशा फिक्स्ड है। और उस कॉमन डिफरेंस को हम निकालते कैसे, सर हमेशा आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम कैसे निकालते हैं कि जैसे आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर a3 माइनस a2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर a4 माइनस a3। सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो एपी होती क्या है, आपको इससे भी ये भी पता लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन ये भी कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सर नंबर्स का कोई भी पैटर्न अगर हमें दिया हुआ है, अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सब में अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये एपी होगा। ठीक है, तो ये आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी पे, फिर हम बात करेंगे nth टर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला क्वेश्चन में कि चेक करो कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी है या नहीं। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहली टर्म हमने देखी क्या है, 10, फिर 10 प्लस 2 की पावर 5, फिर 10 प्लस 2 की पावर 6, फिर 10 प्लस 2 की पावर 7, एंड सो ऑन। इस तरह से लिखा हुआ है।
आपसे पूछ रहा है ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। जैसे फर्स्ट टर्म तो 10 एज इट इज लिख दिया आपने, फिर उसके बाद 10 प्लस 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो लिख दिया 32। फिर नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 10 प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। फिर 10 प्लस 2 की पावर 7, यानी कि 10 प्लस 2 की पावर 7 कितना होता है 128, एंड सो ऑन, इस तरह से चले जा रहा है। तो अगर इनको मैं ऐड करूं कि सर सीक्वेंस क्या बन रहा है, 10 10 प्लस 32 कितना हो गया 42, फिर 10 प्लस 64 कितना हो गया 74, फिर 10 प्लस 128 कितना हो गया 138। अब अगर सर ये सीक्वेंस एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखा 42 में से 10 को अगर माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 42 में से 10 माइनस होगा, बोलो कितना आएगा 32। 74 में से अगर 42 को माइनस करोगे कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस देखो जरा 32। फिर देखो 138 में से आप 74 को माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा 64। अरे देखो जरा, क्या ये एपी बन रहा है, क्या कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। देखो यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, यहां तक तो ठीक था सर, लेकिन जैसे ये 64 आया, अरे सर इसी ने गड़बड़ कर दी। इसका मतलब कि ये सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। क्लियर, क्लियर, इस तरह से कर सकते हो। अगला एक और क्वेश्चन करके देखिए। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि यहां पे आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए और बी की फॉर्म में। पहला टर्म लिखा हुआ है आपको ए प्लस बी, फिर आपको लिख रहा है ए प्लस वन प्लस बी, फिर ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन, फिर ए प्लस टू प्लस बी प्लस वन, फिर ए प्लस टू प्लस बी प्लस टू। अरे सर देखो देखो, जैसे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है आप इसको देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये ए प्लस बी, इसको मैं a प्लस वन प्लस बी जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख दूं कि सर a प्लस बी प्लस वन, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो a प्लस वन प्लस बी प्लस वन, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि सर a प्लस बी प्लस टू, लिख दूं ऐसे कि सर a प्लस बी और ये वन प्लस वन एड होके टू हो गया। आगे देखा तो ये देखो a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस थ्री हो गया, क्या कि सर ये टू प्लस वन कितना हो गया थ्री हो गया। फिर ऐसे ही आगे ये a प्लस बी तो एज इट इज, ये a प्लस बी तो आपने एज इट इज लिखा, और ये टू प्लस टू कितना हो गया फोर। देखो जरा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर इन दोनों को देखें हम तो यहाँ पे देखो, यहां से इसमें वन ऐड करके ये मिल गया, इसमें वन ऐड करके ये मिल गया, इसमें फिर से वन ऐड किया तो ये वाली टर्म मिल रही है, इसमें ये वाले, इसमें फिर से वन ऐड किया तो फिर से ये वाली टर्म मिल रही है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो a प्लस बी, फिर a प्लस बी प्लस वन, फिर a प्लस बी प्लस टू, फिर a प्लस बी प्लस थ्री, फिर a प्लस बी प्लस फोर। तो इस तरह से आप देख रहे हो सब में सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बिल्कुल ये जो दिया हुआ है ना सर, कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से मैं इसे क्या कहूंगा कि ये एक एपी है, ये बिल्कुल एक एपी है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं, अगले पे बात करते हैं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये वाला क्वेश्चन कुछ बोर्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये 2013 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको बोला है कि सर कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस अभी निकालना मैंने आपको बताया था कि सर कॉमन डिफरेंस, हम कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से, और निकालते कैसे हैं कि आगे वाली टर्म में से सर पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, a2 में से a1 को माइनस कर दो। तो देखो a2 क्या है, ये वाली टर्म है, a1 क्या है, ये वाली टर्म है, तो a2 वन माइनस पी अपॉन पी, इसमें से माइनस किया वन अपॉन पी को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम देखो सेम आया, क्या एलसीएम सेम दोनों का पी क्या आएगा, ऊपर वन माइनस पी माइनस वन आ जाएगा। देखें ये माइनस वन, ये माइनस वन और प्लस वन ये तो कट गए, बचा हमारे पास ओनली माइनस पी अपॉन पी विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, क्या माइनस वन आ जाएगा। देखो आया क्या कि सर a2 में से a1 माइनस किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेम कॉमन डिफरेंस माइनस वन आ रहा है। अगर आप यहां पे चाहते तो नेक्स्ट a3 में से भी a2 को माइनस करके देख लो, सेम ही आएगा कॉमन डिफरेंस। आप बोलो तो निकाल के दिखा देता हूं कि कॉमन डिफरेंस अगर मैंने इससे निकाला कि सर a3 में से a2 को माइनस किया, a3 की वैल्यू वन माइनस टू पी अपॉन पी, और इसमें से माइनस किया वन माइनस पी अपॉन पी को, सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम क्या आएगा, सेम पी।
ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2p माइनस, देखो ये माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट में लिख लो, देखो माइनस है ना तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस p, ये लिख दिया आपने। सॉल्व करो इसको, देखें तो ये आएगा ऊपर 1 माइनस 2p, ये तो एज इट इज, और ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर गया ना तो ये हो गया -1 प्लस का p अपॉन p। देखें तो ये 1 से 1 तो फिर से कटा, माइनस का 2p और प्लस का p, कितना बच गया माइनस का p अपॉन p, सेम आ रहा है क्या, कैंसिल होके p से p कैंसिल होके बोलो -1, सेम कॉमन डिफरेंस आया क्या, देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करने बोला था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना -1। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि एपी क्या होती है और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि सर एपी की nth टर्म, एपी की nth टर्म अगर हमें निकालनी है, देखो समझना जरा यहाँ पे कि सर फर्स्ट टर्म हमें a, सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसमें d, कॉमन डिफरेंस d ऐड करके a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, ये क्या है आपकी सेकंड टर्म, ये तो थी आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। जरा फोर्थ टर्म, इन सभी टर्म्स के अंदर देखो कि यहां पे सर फर्स्ट टर्म है तो क्या लिखा हुआ है ओनली ए, तो डी का कॉफिशिएंट कितना है 0 इंटू डी, लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो सेकंड टर्म थी तो कॉमन डिफरेंस डी का कॉफिशिएंट क्या है 1, थर्ड टर्म थी तो कॉमन डिफरेंस डी का कॉफिशिएंट क्या है 2, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी का कॉफिशिएंट क्या है 3। देख रहे हो आपको पैटर्न दिख रहा है आपको कि सर फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 3, तो फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा 4 आएगा बिल्कुल, सिक्स्थ में क्या आएगा 5 आएगा बिल्कुल। तो आप पकड़ पा रहे हो कि सर यहां से हम इस डी का कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं, तो हम पता कर सकते हैं इस तरह से। अगर सर हमें एक जनरल फॉर्म में कोई भी nth टर्म निकालनी है तो आप देख रहे हो हमेशा डी का कॉफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, तो nth टर्म अगर निकालनी है तो डी का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा n-1, ये a तो एज इट इज, तो फॉर्मूला क्या बना कि सर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब कोई भी आपको टर्म बोल दे, जैसे आपको बोल दिया कि सर n की वैल्यू 9 है, यानी 9th टर्म आपको निकालनी है, तो आप कैसे लिखोगे, a 9 से रिप्रेजेंट करोगे और वैल्यू क्या आएगी a प्लस 9-1। सोच लो 9th टर्म बोला है ना सर, एक कम करना है, d का कॉफिशिएंट 8d। अगर आपसे 100th टर्म पूछ ली, कोई भी टर्म पूछ ले, तो आप लिखोगे कैसे a 100 से और वैल्यू क्या आएगी a प्लस 99d। अगर आपसे कोई भी 9 सपोज कर लो जैसे 987th टर्म पूछ ली, कोई भी टर्म पूछ ली, तो लिखेंगे कैसे a 987 इज इक्वल टू a प्लस कॉफिशिएंट क्या आएगा इससे एक कम, यानी 986 इंटू डी, ये आ जाएगा। ये इस तरह से nth टर्म हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ कि किसी भी एपी की nth टर्म को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे आपको पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, डी हमेशा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सर ये डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एन क्या होता है, कौन से नंबर की टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह से सर अगर मेरे को कोई भी एपी की nth टर्म निकालनी है तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। और nth टर्म, जो भी टर्म मेरे को निकालनी है उसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा, ए एन से। ए एन क्या बताता है कि सर ये nth टर्म है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हुआ nth टर्म का। अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है कि आपको बोल रहा है कि सर इफ an की वैल्यू दी हुई है, an इक्वल टू आपको दिया हुआ है -1 की पावर n इंटू n, तो आपसे पूछ रहा है a3 a5 और a8 निकालो, तो निकाल देते हैं कि सर a3 पूछा है ना, a3 पूछा है तो इसका मतलब सर इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, a3 लिखा है तो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 के लिए सर यहाँ पे इस तरफ
जब आपने इधर लिखा है n की जगह 3 लिख दिया तो यहां पे आरएचएस में भी n की जगह 3 लिख दो। तो -1 की पावर 3 इंटू 3 सॉल्व करो, देखो माइनस की पावर ऑड क्या होगा माइनस, और 3 से इंटू होके ये 3 हो जाएगा, -3 इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह से A5 बोला है तो इसका मतलब आपको पता लग गया n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू 5 है तो पुट कर दो, A5 आ जाएगा इधर LHS में, भाई n की जगह 5 लिख दिया, RHS में भी n की जगह 5 लिख दो। तो -1 की पावर 5 इंटू 5, माइनस की पावर फिर से ऑड, -1 की पावर फिर से ऑड, माइनस ही रहेगा, -1 ही रहेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5 आ जाएगा, कैलकुलेट हो गया। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा है A8 का मतलब आपको पता लग गया n की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू 8 होने का मतलब सर A8 लिखना है n की जगह, तो -1 की पावर 8 इंटू 8। अब की बार देखो जरा, अब की बार माइनस की पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से ये हो जाएगा +1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमसे क्वेश्चन में A3 A5 और A8 निकालने बोला था, बोलो हमने कैलकुलेट कर दिया क्या? कैलकुलेट कर दिया क्या? कर दिया, बिल्कुल। तो देखो अभी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके बताता हूं, फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा क्विज की फॉर्म में, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, कि आपको दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म आपको दी हुई है तो बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो सर जो दिया हुआ है पहले वो लिखें क्या? nth टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? an जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 6n+2, ठीक है, 6n+2 ये आपको दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है, तो सोचो जरा कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि सर या तो a2 -a1 या a3 -a2 यही लिखते हो। तो सिंपल वाला a2 -a1 लिखते हैं सर। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 पता होना चाहिए और a1 पता होना चाहिए। a2 अगर बोला है, a2 अगर बोल रहा है तो a2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि सर n की जगह क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो भाई अगर n की जगह 2 आपको दिख गया तो यहां पे भी आरएचएस में भी आप n की जगह 2 लिख दो ना, तो क्या आएगा 6 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया बिल्कुल। a2 की वैल्यू आपने निकाल ली 14। अब इसी तरह से आपको a1 भी निकालना है तो n इक्वल टू क्या लिखोगे 1, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो a1 निकालना है, n की जगह 1 लिख दो, 6 इंटू 1 प्लस 2 बोलो कितना आया 8 आ गया। दोनों की वैल्यू निकाल ली तो कॉमन डिफरेंस में पुट कर दो फॉर्मूले में कि सर a2 की वैल्यू 14, a1 की वैल्यू 8, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, तैयार, आंसर इसका तैयार, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा मजा, क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। अरे देखो ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया कि 9th टर्म हमें फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, पीछे से, एंड से। तो ऑफ एन एपी, ये एपी आपको दिया हुआ है 5 9 13 185, ये एपी गिवन है, तो आपको बोल रहा है पीछे से 9th टर्म निकालो। तो जब भी पीछे से कैलकुलेट करने बोले ना तो आप एपी को रिवर्स करके लिख देते हो। क्या करते हो आप एपी को रिवर्स करके लिख देते हो। तो देखो यहां पे अगर मैं इसी एपी को रिवर्स करके लिख दूं, सर जो लास्ट टर्म थी वो आ गई सबसे पहले आ गई, ठीक है, और इस तरह से चलते सर लास्ट में फिर आ रहा है मेरे पास पहले 13, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 5, फिर आएगा 5। तो अगर ये एपी, अगर ये आपको रिवर्स सीक्वेंस में आपने लिख दिया तो इस एपी को अब देखने पे अब हमको इसकी 9th टर्म निकालनी है। तो 9th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू पता लगी आपको 9, फर्स्ट टर्म आपको दिख गई, ये एपी की फर्स्ट टर्म 185 ये आपको दिख गया। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके। सर इसके आगे वाली टर्म नहीं पता है तो इसमें से कैसे माइनस करो, कोई बात नहीं, आगे ये तो पता है आपको कि आप चाहे 5 में से 9 को माइनस करो या 9 में से 13 को माइनस करो, सेम ही आता है कॉमन डिफरेंस तो हमेशा एपी में। तो कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि सर 5 में से 9 को माइनस किया कितना आएगा -4। वैल्यूज पुट करो nth टर्म के फॉर्मूले में कि सर a9, हमें 9th टर्म निकालनी है तो a9 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस क्या फॉर्मूला लिखोगे 9 - 1 कितना हो जाएगा, एक कम कर दो कोएफिशिएंट d का, 9th टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा 8, तो a प्लस 8d हो गया। a की वैल्यू आपको पता है 185, इसमें से प्लस
8 एज इट इज, और डी की वैल्यू आपको पता है माइनस का 4, तो लिख दिया। सॉल्व करो 185 माइनस 32, सॉल्व कर दो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कि सर 5 में से 2 3, 8 में से 3 5, तो 153 आ जाएगा। कि सर पीछे से इस एपी की जो 9th टर्म है वो कितनी है, 153। बहुत ही सिंपल सा। आपको कभी भी क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए ना पीछे से कैलकुलेट करने के लिए, आप सीधे क्या करोगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। लिख दिया, हो गया, सॉल्व हो गया, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या। देखें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, समझना जरा कि आप किसी भी एपी की, अभी जब हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी एपी की, तो हमने बोला था कि सर टर्म्स क्या होती है, या तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे सो ऑन। तो आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे कि एन की वैल्यू जो आ रही है, एन की वैल्यू आप बोल रहे हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से। तो एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और हमेशा किधर जा रही है, पॉजिटिव। हमेशा किधर जा रही है, पॉजिटिव। तो एन की वैल्यू, इसका मतलब सर एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ना ही एन की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है, यानी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब समझा आपने कि एन की वैल्यू कभी हमने ऐसे तो ना बोला कि सर किसी एपी की -13 टर्म निकालो, -1 टर्म निकालो, -2 टर्म निकालो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। एन की वैल्यू जीरो जीरो के लिए निकालो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म जीरो तो हो ही नहीं सकती, जीरो है ही। अगर नंबर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब एपी में कुछ है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। वो एन तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि नंबर्स को आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, कभी नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सर एपी की वैल्यू ना तो जीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे ध्यान में रख के, इसी चीज को हम यहाँ पे ध्यान में रखें। और साथ में एक चीज और देख लो कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं आ रही है, हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या आ रही है, हमेशा 1 2 3 4 5, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं मिल रहा है कि सर 5/2 टर्म निकालो, ऐसा कभी सुना आपने कि सर 1/2 टर्म निकालो, नहीं ना। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होती, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि एपी के अंदर ये जो एन है, ये जो एन है हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो अगर मेरे को कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि सर ये एक एपी दी हुई है 17 12 7 2 एंड सो ऑन, तो इस एपी में पूछा गया है कि -150 क्या इसकी टर्म आएगी, क्या -150 इस एपी की टर्म होगी, तो मैं लेट कर लूंगा कि एन, सपोज ये सर मेरे को नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, मैं तो चेक करके देखता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं कि सर ये क्या है, एपी की nth टर्म है, nth टर्म है। और nth टर्म को हम किससे लिखते हैं, an से। अब an की वैल्यू आपको पता लग गई, ए फर्स्ट टर्म आपको पता है कि सर an की वैल्यू मेरे को पता लग गई कितनी, माइनस का 150। एक फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या, देखो जरा, फर्स्ट टर्म इस एपी की क्या है, 17। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस कि सर 12 में से 17 को माइनस करके निकाल देंगे, कितना आएगा, 12 माइनस 17 करोगे, माइनस का 5, साइन ध्यान रखना। अब सर यहां पे मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू निकाल लेता हूं, n की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो मैं कह दूंगा कि ये एपी की टर्म है। और अगर n की वैल्यू सर नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई, तो मैं कह दूंगा ये एपी की टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि n की वैल्यू ना तो जीरो, ना ही नेगेटिव, और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो an का फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, an की वैल्यू माइनस का 150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना, माइनस का 5। जरा सॉल्व करें इसको, ये 17 को सबसे पहले उधर भेज दें, तो 150 में से 17 उधर जाके माइनस होगा, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 167 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5। यही है, यही है। देखो माइनस से ये माइनस काट दे,
कट जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, पहुंचेगा इधर डिवाइड में। क्या आ जाएगा आपके पास, n माइनस 1 इज इक्वल टू 167 अपॉन 5 आया। इस 1 को, ये जो -1 है, इसको भी उधर ट्रांसफर कर दूं मैं, उधर ट्रांसफर कर दूं, तो आपके पास n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 167 अपॉन 5 और ये प्लस का 1। सॉल्व करके आपने बताया कि सर एलसीएम आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया 167 प्लस 5 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर, 172 अपॉन 5। क्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? क्या ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं ना, नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है। ये कैसा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, कुछ भी नहीं कर सकता सर, ये फ्रैक्शन आ रहा है। अब ये फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो हमने अब भी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि सर n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही जीरो हो सकती है। n हमेशा एक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि सर -150 को लेट कर लिया था, nth टर्म है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आई फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम कह देंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दिस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, कि इस एपी की टर्म नहीं है, नॉट द टर्म, नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ये इसका आंसर लिख देंगे, ये इसका आंसर लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू सर फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसीलिए रीजन यही देंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, कर जाओगे, बिल्कुल कर जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर यहां पे पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस एपी, कि ये जो एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 ऐसे करते करते, कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, कौन सी टर्म जीरो होगी, कौन सी टर्म जीरो होगी। तो मेरे को तो नहीं पता सर कौन सी टर्म होगी, तो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को नहीं पता होता मैं लेट कर लेता हूं सर इस एपी की सपोज nth टर्म, सपोज nth टर्म जो है ना, लेट कर ली कि सर सपोज nth टर्म जो है वो कितनी है, जीरो है। तो nth टर्म अगर जीरो आपने लेट करी तो इसका मतलब सर an की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म कितनी आपने लेट करी, जीरो। फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या कि सर 21, सर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, 18 माइनस 21 करके कितना आएगा, माइनस का 3। अब सर मेरे को निकालना क्या है, n की वैल्यू। क्वेश्चन यही तो बोला है कि कौन सी टर्म, तो मेरे को नहीं पता था ना, कि मैंने तो लेट किया है कि nth टर्म, तो n की वैल्यू ही तो निकालनी है मेरे को। तो वैल्यूज पुट कर दो nth टर्म के फॉर्मूले के अंदर, कि सर nth टर्म का फॉर्मूला an की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 पुट कर दिया आपने। ठीक है, सॉल्व करें तो ये 21 को पहले उधर भेजें, कितना आएगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर पहुंचेगा कहां, डिवाइड में। तो इसको ऐसे लिख दूं कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई सर माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 21 3 से कैंसिल हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से इस n की वैल्यू कितनी आई, 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया आपने, 1 प्लस 7 बोलो कितना, 8। सर इस एपी की 8th टर्म जो है ना वो जीरो होगी, इस एपी की 8th टर्म जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। यही हमें कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर दी। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हुआ सभी बच्चों को क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, तो कैलकुलेट करना आ रहा है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी पे बेस किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम पूरे हर चैप्टर, इस चैप्टर में से जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, nth टर्म ऑफ एन एपी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। आपको कंप्लीट चैप्टर ये वाला इसका nth टर्म ऑफ एन एपी का मैं आज रिवाइज करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्वेश्चन बोला है, देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आया है, विच टर्म ऑफ द एपी, कि इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। कि सर इस एपी की कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या लेट करूंगा सर, nth टर्म। nth टर्म तो मैं लेट कर लेता हूं कि सर इस एपी की जो nth टर्म है ना, nth टर्म वो क्या है, 25th टर्म से 99 ज्यादा है। तो क्या लिखूंगा, nth टर्म जो है वो सर इसकी 25th टर्म से 99 ज्यादा है, लिख दिया कि सर nth टर्म जो है वो 25th टर्म से 99 ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इस एपी को देख के मेरे को क्या क्या पता लगा सकता हूं मैं, कि सर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म मेरे को पता लग गई 3,
कॉमन डिफरेंस डी मेरे को पता लग गया, 14 में से 3 को माइनस करके कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज मेरे को पता लगी है। अब यहां पे मेरे को निकालना क्या है कि सर n की वैल्यू कौन सी टर्म बोला था ना, तो कौन सी टर्म सर हमने लेट किया था, nth टर्म, तो n की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो लिखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। हमने ये स्टेटमेंट लिखा इसके अकॉर्डिंग, तो an की वैल्यू, an का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हो ना, इज इक्वल टू a 25 की वैल्यू क्या लिखोगे कि सर a प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 इंटू डी प्लस 99 एज इट इज, लिख दिया आपने, लिख दिया। जरा सॉल्व करें तो ये देखो, a से a, इधर भी a है इधर भी a है, एक दूसरे को इधर उधर ट्रांसफर करोगे अपने आप कट जाएगा, कट गया, a से a कट गया। अब इसको अगर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या है आपके पास, n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 24d प्लस 11, ये लिख दिया आपने। ठीक है, d की वैल्यू आपको पता है, देखो ये सॉल्व करते हैं हम पहले। ये d को मैंने उधर ट्रांसफर किया, ये d उधर जाके माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 24d पहले से था, बोलो कितना आया, 25d हो गया, प्लस ये 99, ये 99 है यहाँ पे, प्लस 99, प्लस 99, और ये एन डी इधर बच गया। सर अब मेरे को ये d की वैल्यू, n की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू मेरे को पता है क्वेश्चन में, देखो d की वैल्यू आपने लिख रखी है 11, तो लिख दूं क्या इधर कि सर n इंटू 11 इज इक्वल टू 25 इंटू 11। ये 11 11 कुछ दिख रहा है, तो मैं काम करूं क्या सर, ये 99 को भी मैं 9 इंटू 11 लिख दूं, तो इधर से सर, इधर से मेरे को 11 कॉमन आता हुआ दिखा, कॉमन अगर आया तो क्या लिखूंगा, 25 प्लस 9 बच गया ब्रैकेट में, और इधर n इंटू 11, देखिए जरा ये 11 से 11 कट गया, अरे सर 11 कॉमन लेना काम आ गया कि सर ये कॉमन लिया कट गया अपने आप, तो n की वैल्यू क्या दिखी मेरे को, 25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 34, कि सर इसका मतलब ये जो एपी दी हुई थी ना, ये जो एपी दी हुई थी, इसकी 34th टर्म जो है, n की वैल्यू हमने 34 निकाली ना, तो इस एपी की 34th टर्म जो है वो इसकी 25th टर्म से 99 जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट किया, हो गया सॉल्व, मजा आया, क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें जरा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर यहां पे दे रहा है कि mth टर्म ऑफ दिस एपी इज 1 बाय n, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाय m, तो फाइंड करने बोला है mth टर्म। देखें जरा कैसे करेंगे कि mth टर्म दिया है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे, mth टर्म को रिप्रेजेंट करोगे am से, और फॉर्मूला लिखेंगे सर a प्लस m टर्म बोला है ना, तो इससे एक कम यानी m माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दी हुई है कि आपको 1 बाय n दिया हुआ है, 1 बाय n लिख दिया आपने। ठीक है, इसी तरह से nth टर्म को लिखेंगे कैसे, an से, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, nth टर्म की वैल्यू कितनी, 1 बाय n, 1 बाय n लिख दिया आपने, लिख दिया, कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो मेरे को a और d की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है सर, क्योंकि mnth टर्म पूछा है, आपसे पूछ रहा है mnth टर्म, तो mnth टर्म को देखो लिखोगे कैसे, amn, पहले सोच लो कि amn से लिखूंगा, mnth टर्म, m टर्म को am से, nth टर्म को an से, तो mnth टर्म को mn से लिखूंगा, फर्स्ट टर्म तो a एज इट इज रहेगी, प्लस n माइनस 1 करते हैं, तो n की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, mn लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे सर, mn माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d, ये तो अगर इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है तो दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक तो a और दूसरा कौन सा, ये d, ये d, तो a और d की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सोच लो जैसे यहाँ पे ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, एक वेरिएबल a और दूसरा वेरिएबल d के अंदर दो इक्वेशंस दी हुई है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं। तो एलिमिनेशन करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये भी साइन चेंज और ये भी साइन चेंज, साइन चेंज किया तो देखो a से a कट गया, कट गया। अब यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सर मेरे पास क्या बचा, m माइनस 1 इंटू डी, और इसमें से माइनस किया है मैंने n माइनस 1 इंटू डी को, और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m,
लिख दिया आपने। सॉल्व करें जरा, इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, m इंटू डी माइनस डी इज माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करो, n इंटू डी प्लस डी इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लूं, बोलो m n एलसीएम आया, ऊपर क्या आ जाएगा, m माइनस n कॉमन आया, ठीक है, माइनस डी प्लस डी कट गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, डी कॉमन निकाल सकते हो, तो बोलो क्या बचेगा, ब्रैकेट में m माइनस n इंटू डी विच इज इक्वल टू, इधर भी देखो m माइनस n इन अपॉन mn, देखो कुछ बचा क्या, ये m माइनस n से m माइनस n कट गया, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपने निकाल दी क्या, 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn, ये आपने कैलकुलेट कर दिया कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। अब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू अगर आ गई है, तो ये वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, यही तो करते थे ना हम एलिमिनेशन में, कि पहले एक वेरिएबल को हटाया, उसकी वैल्यू निकाल, दूसरे की वैल्यू निकाली और दूसरे की वैल्यू, अब पहले वाले या दूसरी इक्वेशन में किसी में पुट कर दो और पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो d की वैल्यू अगर mn मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करूं और a की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, करो जरा खुद से कैलकुलेट करो, a की सेम वैल्यू आएगी 1 अपॉन mn, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया कि देखो d की जगह अगर आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी d की वैल्यू पुट करोगे, mn सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, तो a की वैल्यू आपको फिर से दिखेगी 1 अपॉन mn, तो a की वैल्यू, हमारा टारगेट यही था ना कि सर mnth टर्म अगर हमें निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए a और कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d हमने कैलकुलेट कर लिया, a हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में पुट करो ना, यहां फॉर्मूले में पुट कर दो कि सर a mn के फॉर्मूले में पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 अपॉन mn कैलकुलेट करी है, प्लस mn माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन mn लिख दिया, सॉल्व करें सर, सॉल्व करें इसको, ब्रैकेट्स को सॉल्व करें कि 1 अपॉन mn एज इट इज, प्लस ये 1 अपॉन mn से मल्टीप्लाई होने गया अंदर, बोलो mn से mn कट गया, क्या बचा आपके पास, ओनली 1 माइनस 1 अपॉन mn, देखिए जरा सॉल्व करके, ये mn माइनस का ये प्लस का कट गया, कट गए तो कट गए, सर बचा क्या है, mn की वैल्यू आपके पास क्या है, ओनली वन, तो ये इसका आंसर हो गया कि सर हमें क्वेश्चन में mnth टर्म ही तो कैलकुलेट करने बोला था, तो mnth टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज वन, क्लियर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस एपी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखें, अब देखो फाइंड द मिडिल टर्म, आपको बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, ये एक एपी आपको दिया हुआ है और बोला है इसकी मिडिल टर्म निकालो, अरे मिडिल टर्म निकालो सर, ये तो एक अलग ही क्वेश्चन आ गया, मिडिल टर्म कैसे निकालें सर, मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले n की वैल्यू तो पता हो, तब तो हम मिडिल टर्म निकालें, कि मेरे को ये तो पता हो कि इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 है, 5 है, 6 है, कितनी टर्म्स है सर, पहले मैं यहाँ पे ये तो फाइंड करूं कि इसमें टर्म्स कितनी है, सबसे पहले आप इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करोगे, तो एपी की नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को कैलकुलेट करनी है, यानी n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, फर्स्ट टर्म पता है मेरे को 6, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप 13 में से 6 को माइनस करके, बोलो कितना 7, और लास्ट टर्म nth टर्म a n की वैल्यू कितनी दी हुई है 216, ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं कि सर a n का फॉर्मूला a n 216 इज इक्वल टू a 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 लिख दिया आपने फॉर्मूले में, 6 बोलो उधर जाके माइनस होगा, तो 216 में से अगर 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, देखो ये 7 से ये भी कैंसिल हुआ, कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, बचा क्या इधर n माइनस 1, तो कैलकुलेट करके यहाँ पे सर मेरे को ये पता लग सकती है n की वैल्यू कितनी है 31, तो n की वैल्यू 31 है सर, एक ऑड नंबर, कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर, तो जब भी ऑड नंबर में हम मिडिल टर्म कैलकुलेट करते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 9 में पढ़ा है, तो n की वैल्यू जब ऑड होती थी तो आप उसके मिडिल टर्म, मिडिल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे कि सर अगर n की वैल्यू ऑड है ना, अगर ऑड है तो उस केस में मैं कैसे निकालता हूं, एक ही मिडिल टर्म होती है, और वो कौन सी टर्म होती है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म जो होगी ना, वो इसकी मिडिल टर्म होगी, वो क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, वो इसकी मिडिल टर्म होगी, ठीक है, अगर सपोज n की वैल्यू इवन आ जाती,
तो n की वैल्यू जब इवन होती है तो उस केस में आपके पास दो मिडिल टर्म्स आती है, कौन कौन सी? सर एक होती है n बाई टू टर्म और एक होती है n बाई टू प्लस 1th टर्म। ये दो मिडिल टर्म्स आती है, दो मिडिल टर्म्स आती है जब अगर नंबर इवन आ जाता। लेकिन यहां पे तो नंबर क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो सर मिडिल टर्म कौन सी होगी? n प्लस वन अपॉन टू टर्म से निकाल लेते हैं कि सर मिडिल टर्म में हमारे पास n की वैल्यू इस केस में, ऑड के केस में क्या आएगी कि सर 31 प्लस वन अपॉन टू टर्म कितना आ जाएगा? देखो 16 बाई 16 आ जाएगा, 32 अपॉन टू विच इज इक्वल टू 16th टर्म। तो यहां पे हमें ये पता लगा कि इस एपी की जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है? 16th टर्म है, 16th टर्म है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो 16th टर्म को लिखोगे कैसे? a16 से फॉर्मूला क्या लिखोगे कि सर a प्लस 16 टर्म बोला है ना, तो 16 माइनस वन बोलो कितना? 15 इंटू डी हो गया। क्या हो गया? a की वैल्यू आपको पता है 6 प्लस 15 इंटू 7 कर दो कि सर 7 इंटू 15 करेंगे 105, 105 में 6 ऐड करो तो आपको मिडिल टर्म पता लगे क्या? a16 मिडिल टर्म है इसकी, कितनी आ गई? 111। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन करने में मजा आया? क्वेश्चन करने में मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अलग अलग टाइप के, देखो हर टाइप के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको nth टर्म से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर मैं क्विज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। सर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स जो है ना वो एपी में है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, लीस्ट फाइंड द एंगल्स। देखें खतरनाक क्वेश्चन है क्या? ज्योमेट्री को ले लिया सर एपी के अंदर। देखो ज्योमेट्री, ट्रायंगल जो है ज्योमेट्री का पार्ट है, उसको एपी में यूज कर लिया। अरे देखो कैसे किया कि सर ट्रायंगल के जो एंगल्स है ना वो एपी की फॉर्म में है। तो मैं लेट कर लूं क्या कि सर पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल ए प्लस डी और तीसरा एंगल ए प्लस टू डी। एपी के फॉर्म में है ना, तो लिख दिया ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लिख दिया। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट एंगल, तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होगा? ए प्लस टू डी दिख रहा है आपको, ए प्लस टू डी। तो हमने लेट करा कि सर ए प्लस टू डी जो ग्रेटेस्ट एंगल है, आगे क्या बोल रहा है? इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। सबसे लीस्ट एंगल कौन सा है? ए। तो ये किसके इक्वल है? ट्वाइस द लीस्ट एंगल, यानी 2a के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, ए को इधर लेके गया मैं, तो मेरे पास सॉल्व करने पे क्या आया कि सर a इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास? 2d आ गया। क्या a इज इक्वल टू 2d आया? क्या ये आया? सॉल्व करने पे a उधर जाके माइनस हुआ तो बचा ओनली a ना, तो a इज इक्वल टू 2d आ गया मेरे पास। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मेरे को ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, भाई ये तो सर एपी का काम कर दिया हमने, एपी से जो कर सकते थे हम वो कर चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। सर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, हमें पता है। तो सर एंगल्स जो आपने लेट करे हैं इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो कर दें क्या सर? कर दें कि सर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 180। कर दिया, कर दिया। a प्लस ए बोलो कितने? a 3 प्लस कितने d? 3d इज इक्वल टू 180 लिख दिया आपने। और सॉल्व करना चाहते हो तो सर a की वैल्यू यहाँ पे 2d फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो। तो जब a की जगह आप 2d लिखोगे तो बोलो कितने d हो गए? 6d हो गए। क्या यहाँ पे 6d बन गया? क्या 2d लिखते ही प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा सॉल्व करें, 3d प्लस 6d बोलो कितने d? 9d हो गए सर टोटल इज इक्वल टू 180। तो अब आप कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकाल सकते हो। सर d की वैल्यू मेरे को मिल गई 20, d की वैल्यू मेरे को मिल गई 20। अगर d की वैल्यू 20 है तो बोलो यहां से आप a की वैल्यू भी फाइंड कर दोगे कि सर a की वैल्यू क्या आएगी? a क्या है? 2 इंटू डी है। अरे सर इक्वेशन 1 से निकालो ना, 2 इंटू डी, 2 इंटू 20 40 आ जाएगा। क्या तो a की वैल्यू 40, d की वैल्यू 20। अब तो एंगल हम निकाल सकते हैं, सिंपल। पहला एंगल आपने लेट किया था सबसे छोटा वाला a, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री का। दूसरा एंगल आपने लिखा था सर a प्लस डी, तो बोलो a की वैल्यू 40, d की वैल्यू 20, बोलो कितना आ गया? 60 डिग्री। तीसरा एंगल आपने लिखा है सर a प्लस 2d, सर इसमें और d ऐड कर दो ना, सीधा सीधा 80 डिग्री आएगा। क्या तो हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए।
कर दिए क्या हमने, तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए, हुआ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मजेदार क्वेश्चन था ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है कि एपी को हमने यूज किया है किसमें, ज्योमेट्री के अंदर। आई होप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करोगे, कुछ क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करोगे। पूछूं मैं आप लोग से क्वेश्चंस, स्टार्ट करूं, कुछ क्विज के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लूं। चलिए मेरे खिलाड़ी कभी कम नहीं, बिल्कुल जोश हमेशा बरकरार रहता है। तो अगला क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछूंगा, जल्दी से मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, कि इस एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी। आपको दिया हुआ है, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम है। क्या आएगी इस एपी की नेक्स्ट टर्म, क्या होगी। टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट टाइम खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। चलिए टाइम हो चुका है खत्म, बिल्कुल बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, अरे सर 8 √8 लिखा है ना, इसको आप 2 √2 सोच सकते थे ना, 2 √2, √18 लिखा है, इसको ब्रेक करके लिखते तो ये 3 √2, ये आपको 4 √2, तो अगला क्या आएगा सर, 5 √2 आएगा ना, 5 √2 आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें कि what for what value of p these three consecutive are the three consecutive terms of an AP। तो ये तीनों अगर AP की consecutive terms हैं तो p की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से निकाल के बताएं, जल्दी से 10 सेकेंड बचे हैं ऑलमोस्ट, फटाफट से फास्ट। भाई अगर AP है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए, अगर AP है उसकी कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। ओके जल्दी से, टाइम हो गया खत्म, बिल्कुल। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दे भी दिया था आपको कि अगर सर वो एपी है ना तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब सर अगर मैं 13 में से 2p-1 को माइनस करूं, सेम वही वैल्यू आएगी, सेम वही कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इस 5p-3 में से 13 को माइनस करने पे आएगा। दोनों को इक्वेट कर देते तो यहां से सॉल्व करने पे आपको p की वैल्यू मिल जाती। 13 में से सर माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो 2p-1 हो जाएगा, ध्यान से करना, देखो माइनस। अब इसमें से इस 13 को माइनस करो तो बोलो 5p-3 और इसमें से 13 को माइनस किया, सॉल्व कर लो, p एक तरफ, नंबर एक तरफ, कैलकुलेट करोगे आपको दिख जाएगा p की वैल्यू कितनी, 4। p की वैल्यू कितनी आएगी, 4, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, कैलकुलेट करके बताइए 10th टर्म ऑफ दिस एपी, बहुत ही सिंपल, 10th टर्म बोला है तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, A10 इज इक्वल टू, इतना मैं लिख देता हूं, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10-1 यानी कि 9D। फटाफट से A और D की वैल्यू पुट करके निकाल दो, A की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, वेरी गुड। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो, बिल्कुल। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते, ए की जगह 1, डी की जगह आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 23 9 × 3 27 + 1 28, तो आपके पास A10 की वैल्यू आ जाती 28, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, कैलकुलेट करो। कितनी टर्म्स ऑफ दिस एपी आर डिविजिबल बाय 3, फास्ट। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होती है, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, टाइम हो चुका है खत्म, बिल्कुल। और बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सर 3 से डिवाइड होने वाली 2 डिजिट की टर्म ना, तो पहली टर्म हम लिखते 12, उसके बाद आता 15, उसके बाद आता 18, और ऐसे करते 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 सर लास्ट टर्म होती 99। तो हमें फर्स्ट टर्म पता लग गया 12, लास्ट टर्म पता लग गया 99, और कॉमन डिफरेंस कितना है
सर 3 है, तो लिख देते an के फॉर्मूले में, कैलकुलेट करके देखोगे बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पे 30 आएगी, यही हमें निकालना था। ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, एक और लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मेरे को। x की वैल्यू, जैसे अभी हमने p की वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछ रहे हैं इस बार x की वैल्यू, अगर ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं एक AP की, करो जरा। फास्ट फास्ट फास्ट, खिलाड़ियों का आंसर आएगा बिल्कुल, टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट। और टाइम हो चुका है खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बिल्कुल सही निकाल लिया कि सर सेकंड टर्म इसमें से इसको माइनस किया, कॉमन डिफरेंस जो आया उसको इक्वल कर दिया, इसमें से इसको जो माइनस करने पे आया कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो कैलकुलेट करने पे एक्स की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट 15/2 आपको मिल जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने nth टर्म ऑफ एन एपीपी बेस्ड क्वेश्चंस करे, सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपका ये चैप्टर का ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा रिवाइज हो गया होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा कि सर nth टर्म ऑफ एन एपीपी अब तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बिल्कुल, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल सबने अच्छे से कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम सेशन को एंड करने की तरफ चलते हैं। बेटा, आप मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोड मिल जाएगा। ये जो मेरा कोड है एसएस मैथ्स, इस कोड को आप यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाके आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरे को फॉलो करो, जिससे आपको मेरे सभी अपकमिंग सेशंस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप यहाँ पे हर एक वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको हमारे सभी रेगुलर सेशंस का अपडेट मिलता रहेगा। अब इन सब को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके इसमें फिर अपना गोल सेलेक्ट करो, आप लोग का गोल, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो गोल अपना सेलेक्ट करो क्लास 10th, फिर प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन करके आप इसमें अपने अकॉर्डिंग 1 मंथ से लेकर 48 मंथ तक के अलग अलग कोर्स प्लान है, तो आपको जिस अकॉर्डिंग, आपको अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है आप वो प्लान सेलेक्ट करिए और जल्दी से प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, प्लस को सब्सक्राइब करने से आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके प्लस कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल पाएगा, आप उनके प्लस कोर्सेज पढ़ पाओगे, जिससे आपकी तैयारियां और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लो, क्योंकि पढ़ाई कभी भी नहीं रुकने वाली। अभी आप लोग क्लास 10th में हो, आगे 11th 12th में पहुंचोगे तो वहां पे भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ये गाइडेंस आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लें। लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लेने में आपको डिस्काउंट का परसेंटेज भी आपका बढ़ जाता है और ऊपर से आप फिर मेरा कोड और यूज करेंगे। अगर ये जो मेरा कोड है एसएस मैथ्स, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई कभी रुकने वाली नहीं है, तो जल्दी से बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान सेलेक्ट करो और ले लो इसमें मेरा कोड अप्लाई करके। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, स्टडी प्लानर और इन सब के साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ ऑल प्लस कोर्सेज की, प्लस के सारे कोर्सेज का आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आइकॉनिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉनिक में भी सेम आपके पास 1 मंथ से लेके 48 मंथ तक के सारे प्लान हैं। उसमें भी आप जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान सेलेक्ट करोगे आपको उतने परसेंटेज डिस्काउंट ज्यादा मिलता जाएगा, और उसमें भी अगर आप मेरा कोड और यूज करोगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एसएस मैथ्स ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करो फटाफट से। या तो प्लस को सब्सक्राइब करना है तो प्लस को, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को सब्सक्राइब करना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन में मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल जस्ट 9th एंड 10th को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारे सभी यूट्यूब सेशंस का रेगुलर अपडेट्स कंटिन्यूस मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सभी से बस एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ अब लास्ट मैं आपको एक बार फिर से जाते जाते फटाफट से अपना एक बार कोड बता दे रहा हूं। SS Maths ये मेरा कोड है, इस कोड को आपको यूज करना है टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, जल्दी से कोड यूज करके फटाफट से, मेरा कोड यूज करके फटाफट से सब्सक्राइब करो प्लस को। ओके, चलिए तो फिर अपनी मुलाकात फिर से होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल, बाय। बिल्कुल एंजॉय करो दिवाली को, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई भी साथ में चलनी चाहिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में।